Hello class. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening everyone. वॉइस क्लियर है आप लोगों को ना? Yes, ma'am. चलिए तो कुछ पढ़ाई किया थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. क्या पढ़ा? मैम जो पीडीएफ भेजा था आपने वो पढ़ लिया है। अच्छा बाकी पूरा पढ़ लिया? जो आपने हाँ मैम पढ़ लिया। समझ में आया? यस मैम। अच्छा क्या लगा उसका कुछ रेलेवेंस लगा? रेफरेंस तो है ही मैम, अभी जिस रोल में जाएंगे हम तो उसका पूरा वो बताया कि भाई किस तरह रिलेट करेंगे हम गवर्नमेंट को और क्या देखिए रोल रहेगा हमारा और हाँ क्या नहीं करना है, क्या करना है वो हाँ सब। इस तरीके के आर्टिकल्स जब भी आपको कहीं भी मिले उसको एक बार गो थ्रू जरूर किया करिए, ठीक है? इससे क्या होगा, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। जब आपके इंटरव्यू पैनल आपसे पूछती है कि क्या आपका रोल है या आप क्या रेडी हैं, आप किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करेंगे, तो जब आप इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको हेल्प मिलती है। तो इस वजह से मैंने वो पीडीएफ आपको सेंड किया था। एक दो बार और पढ़िएगा उसको, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो छोड़ दिया। कभी बैठे रहिए खाली, एक हफ्ते बाद उसको फिर गो थ्रू करिएगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ठीक है, स्लाइड आप लोगों को विजिबल है? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. चलिए, तो कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एथिक्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, मॉरल्स के बारे में, ठीक है? तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है? हम एथिक्स की अगर बात करें तो ये जो एथिक्स टर्म है आपका, ये डिराइव्ड है एक ग्रीक वर्ड से जिसका कि मतलब होता है इथॉस। इथॉस से ये डिराइव्ड है आपका। तो अगर आपको नोट करते हुए चलना है, देखिए क्लास, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनानी है तो आप बनाइए, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अभी आपको तुरंत तो पेपर देना नहीं है, एक दो साल बाद आपको पेपर देना है। इसी वजह से जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ उसको लिखते भी चलिए। पीपीटी आपको दे दी जाएगी, उसकी चिंता मत करिएगा, मैं आपको दे दूंगी। जो और भी पीडीएफ्स होंगे वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। लेकिन तब भी मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा ना लिखते चलो। क्यों लिखते चलोगी? एक मिनट, बच्चे ज्वाइन करें, थोड़ा मैं देख लूं। ठीक Good है, evening, ma'am. गुड इवनिंग। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप उसको लिखते भी चलेगा, ठीक है? आज से अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कल मैंने आपको बोला था कि नोट्स और पेन अपनी अलग रखो, उठाने की जरूरत नहीं है, छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज से थोड़ा लिखते भी चलिए आप। एक बार सब बच्चे अपना म्यूट कर दीजिए अगर हो तो, ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास में। जब कोई क्वेश्चन पूछना रहा करे तो आप अनम्यूट करके पूछ लिया करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सेशन हमारा इंटरेक्टिव सेशन ही होगा, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर किया जाएगा। तो हम एथिक्स की बात कर रहे हैं। एथिक्स ये जो वर्ड है ये आपका एक ग्रीक वर्ड इथॉस से डिराइव्ड है, जिसका कि मतलब क्या होता है, कस्टम, ह्यूमन कैरेक्टर और डिस्पोजिशन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये तो आपने वर्ड को डिफाइन कर लिया, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखोगे, जो कल मैंने आपको बताया, वो क्या है, एथिक्स में हम राइट और रॉन्ग देखते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? बोलते चलो, अनम्यूट करके बोलो जरा। हमने सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, या फिर आपका ग्रुप ऑफ पीपल। देखो सोसाइटी हो सकता है, सोसाइटी में आपके ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सोसाइटी किससे मिलके बनी है, तो सोसाइटी इंडिविजुअल से मिलके बनी है। जब कई इंडिविजुअल्स एक साथ रह रहे हैं तो वो सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, इसमें कोई दिक्कत? No. हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एथिक्स को अगर हम एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो क्या वो भी एथिक्स का पार्ट होगा? अगर एक ग्रुप है, कोई ऑक्यूपेशन ही है, हम Yes. बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी एथिक्स का पार्ट होगा कि नहीं? Yes, yes. हाँ, तो ये चीज आप याद रखिएगा, कभी हो सकता है पेपर में आपसे घुमा के पूछ लिया जाए।
यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सोर्स ऑफ एथिक्स का। एक एग्जाम्पल लो, लॉयर है कोई, ठीक है, उसका कुछ प्रोफेशनल एथिक होगा, लॉयर है वो तो उसका प्रोफेशनल एथिक्स होगा कुछ। आप डॉक्टर हैं, आपका कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होगा। लॉयर का प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि जो भी उसका क्लाइंट है उसको डिफेंड करना है लॉयर को। अब उसका क्लाइंट गिल्टी है या फिर गिल्टी नहीं है, ये लॉयर के लिए नहीं मैटर करता है। आप लोग क्लास 1, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग टाइम ना देखा करिए, ठीक है, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्लास में फिर डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। थोड़ा पंक्चुअलिटी पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि एक लॉयर, ठीक है, उसका प्रोफेशनल एथिक्स होगा, ठीक है, उसको अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। अब उसका क्लाइंट गिल्टी है चाहे नहीं है, ये उसके लिए मैटर नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम डॉक्टर की बात करें, क्लास एक बार अनम्यूट कर दीजिए आप लोग, मतलब वो म्यूट कर दीजिए अपना। अब ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा बात, जब कोई डाउट होगा ना तब आराम से पूछिएगा उस समय। तो यहाँ पे मैंने कहा एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, वो देख रहा है सामने एक पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, उसको एक ऐसी डिजीज हुई है जिससे कि वो रिकवर नहीं कर सकता है। उस कंडीशन में एज अ डॉक्टर वो चाहेगा कि इसको यूथेनेशिया ना दिया जाए, लेकिन पर्सनली अगर आप उससे पूछिए कि भाई बताओ क्या किया जाए, इसको दे दिया जाए, यूथेनेशिया दिया जाए कि नहीं, तो वो कहेगा कि यार कुछ रिकवरी नहीं हो सकती है, उसको यूथेनेशिया दे दिया जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनिए, जब भी हम एथिक्स की बात करें, आपने सोसाइटी की रिस्पेक्ट में कल एथिक्स को समझा, इसी तरीके से हम एथिक्स आपके प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में भी समझते हैं। प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो भी आपका कोर्स ऑफ कंडक्ट होगा, जो भी जैसे एक लॉयर है उसको अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट ही करना है। अब उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो क्लाइंट गिल्टी है कि नहीं है, क्या उस क्लाइंट ने किसी का मर्डर किया है कि नहीं किया है, ये मैटर नहीं करेगा उसके लिए। उसके लिए उसका प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि उसको अपने क्लाइंट को सेव करना है। समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया? किसी को भी डाउट, किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं है डाउट? चलिए ठीक है। इसी तरीके से हमने मेडिकल फील्ड की भी बात की, तो यहाँ पे यही सब चीजें आपकी लिखी है। देखो, वन प्रोफेशनल एग्जाम्पल ऑफ द एथिक्स कॉन्फ्लिक्टिंग विद द मॉरल इज द वर्क ऑफ द लॉयर, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉरल और एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। क्या है, लॉयर है, उसको पता है जो उसका क्लाइंट है उसने मर्डर किया है, वो चाहता है कि उसके क्लाइंट को पनिशमेंट मिले, ठीक है, लेकिन तब भी एज अ लॉयर उसका एथिक्स क्या है कि उसे अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। इसी तरीके से कल आप लोग क्या बनोगे, कल आप लोग ऑफिसर बनोगे, ठीक है। चलो एक आईपीएस बन गया तुम लोग, और तुम्हारे सामने एक कोई चोर आया, ठीक है, उसने चोरी की थी, उसने चोरी की थी, उसने बैंक को लूटा था। अब मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, उसने बैंक को लूटा था, लेकिन आपने जब पूरा इंस्पेक्शन किया तो आपको पता चला उसने बैंक को इसलिए लूटा था क्योंकि उसे अपनी माँ का ऑपरेशन कराना था। तो अब जब आप अकेले में बैठ के सोचोगे तो आपको लगेगा कि भाई देखो इसकी तो मजबूरी थी, इसने जानबूझ के बैंक नहीं लूटा, लेकिन उसने एक क्राइम किया है, तो आपको अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा क्लास, जब भी आप एथिक्स का पेपर लिखोगे और यहाँ पे इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन एग्जामिनर क्रिएट करेगा, तो आप हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स को प्रेफर करोगे। समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. मैंने आपको बताया है ना, बहुत दया भावना नहीं दिखानी है। चलिए ये चीज आप याद रखिएगा, जब भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद आप कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हो कि हम देख सकते हैं कि क्या क्या हम और एक्शंस ले सकते हैं। जैसे कल हमने आपसे डिस्कस किया था, एक आदमी है बहुत बीमार है, लेकिन उसकी आप हेल्प करना चाहते हो लेकिन उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ एथिक्स में ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में कभी भी पूछे, तो यहाँ पे जो ये टर्म्स है इन टर्म्स पे फोकस करिए आप लोग और इसको लिखिए भी कि यहाँ पे हम क्या बात करें। हम पर्टिकुलर ग्रुप की भी बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर कल्चर की भी बात कर सकते हैं, हम सोसाइटी की भी बात कर सकते हैं, हम आपके प्रोफेशन की भी बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आप इंटरनेशनल एथिक्स पढ़ोगे और आप इन्वायरमेंटल एथिक्स भी पढ़ोगे। समझ में आ रहा है?
यस मैम। हाँ, तो इन सब चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले यूपीएससी के जो पहले के पेपर्स थे 2014, 15, 13 के जो पेपर्स थे एथिक्स में, वहां पे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता था। अब ये क्या कर रहे हैं, ये किसी के कंटेक्स्ट में चीजों को पूछ रहे हैं। जैसे अब हो सकता है आपसे इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में फ्यूचर में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो एसडीजी गोल्स के बारे में आप लिख सकते हो, कई चीजों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मॉरल हमने डिस्कस किया था, एथिक्स में जो एक डाउट बच्चों को होता है वो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब देखो क्लास, कुछ कोटेशंस होती हैं जो कि आप क्या करिए, आप याद कर लीजिए। बेस्ट वे आप क्या करोगे, याद कर लोगे। क्यों याद करोगे, क्योंकि पेपर में याद नहीं आता है। अगर ऐसे सोचोगे कि पढ़ लिया और छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, कभी टॉपर्स का इंटरव्यू सुनते हो तुम लोग? यस मैम, सुनते हो ना? हाँ, तो सुना होगा। तो टॉपर्स हमेशा कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ कोटेशंस अपनी प्रिपेयर रखी थी, कुछ रिपोर्ट्स अपने प्रिपेयर रखे थे। तो वो प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, उसको हमने घोट लिया, हमने उसको याद कर लिया। अब पेपर में जैसे ही हमको दिखा कि हम उस कोटेशन को, उस डेटा को, उस रिपोर्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज इट इज, उसको ले जाके वहां पे नोट कर देते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि मेंस पेपर में रटना नहीं होता है, तो कह दीजिएगा कि ऐश्वर्या मैम ने कहा है कि रटना भी होता है। तो रट लीजिएगा कुछ चीजें, इतना दिल पे मत लीजिएगा कि भाई मैं बहुत तेज हूं, मैं रटता नहीं, कुछ चीजें रटनी होती है आप। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। दिख रहा है? अब हो सकता है पेपर में इसी स्टेटमेंट को एज इट इज आपको दे दे, यही कोटेशन, और यहाँ पे एक टर्म लिख दे इलैबोरेटेड। ये यूपीएससी करता है, यही कोटेशन आपका लिख के दे दिया और आपसे कह दिया इसी को इलैबोरेट करो। तो अब आप बताओ, क्या आप इस स्टेटमेंट को इलैबोरेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब ये मुझे बताओ। बताओ क्लास, यस नो कुछ भी। यस मैम, किया जा सकता है। Is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो। अच्छा, लिखने की कोशिश करोगे, लिख के भेजोगे मुझे ग्रुप पे? यस मैम, सेंड करोगे? सेंड करोगे ना? हाँ जी मैम। देखो अब यहाँ पे कितना अच्छा चीज दिया, व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। इसको आप लोग लिखिएगा, एक बार आप लोग इसको लिख के मुझे भेजिएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको टॉपिक कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अपने तरीके से आप नोट डाउन करिएगा, स्लाइड में लिखा हुआ है तो मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रही। समझ में आ रहा है? स्लाइड में एक एक चीजें मेंशन है तो मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रही हूँ। क्लास आप सभी लोग ना म्यूट कर लो, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे म्यूट किए रहोगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, तो एथिक्स आर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, ग्रुप, culture to which an individual belong. For example, lawyer, policeman, doctor all have to follow an ethical code laid down by their profession regardless of their own feeling or preference. जब भी हम own feeling और preference की बात कर देंगे तो यहाँ पे आपके morals आ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आपका conflict create होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वैल्यूज की हमने बात किया था, तो वैल्यूज की भी डेफिनेशन यहाँ पे एक बहुत इजी सी दी हुई है। आपको मन करे तो आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। वैल्यूज आर द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर आर गुड, राइट, एथिकल, मॉरल एंड देयरफॉर दे आर डिजायरेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हो वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और आइडियाज, जो भी आपको लिखना है, that certain kind of behavior are good, right, ethical, moral and therefore desirable. यहाँ पे मुझे आपको समझाना क्या है अनडिजायरेबल वैल्यूज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम जो वैल्यूज होती हैं क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, ये क्वेश्चन था ना बच्चों का। और मैंने आपको बोला भी था कि जो वैल्यूज होती हैं वो जरूरी नहीं है कि जो सारी वैल्यूज हैं वो आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। यहाँ पे हम कुछ अनडिजायरेबल वैल्यूज की बात करते हैं।
जैसे कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम है ना, डिस्क्रिमिनेशन आपको सोसाइटी में दिखती है। आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं कि मैम ये एक गलत धारणा थी, ये एक गलत कॉन्सेप्ट था जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, लेकिन एक समय जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे तो वो इसी चीज को फॉलो करते थे, और मैं सही बताऊं अभी भी चीजें फॉलो होती है, लेकिन ये एक अनडिजायरेबल वैल्यू। देखिए क्लास, समझने की कोशिश करिएगा, जो वैल्यूज क्या है, दे आर द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कि किसी सर्टेन टाइप का जो बिहेवियर है वो आपका गुड है, राइट है, मॉरल बिहेवियर है, एथिकल बिहेवियर है, लेकिन ये जो आपकी वैल्यूज है वो अनडिजायरेबल भी हो सकती है। जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे यहाँ अभी भी क्या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अगर एक मेल चाइल्ड है और एक गर्ल है तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी सोसाइटी में आपको दिखता है। हम मान के चलते हैं कि जो मेल है वही क्या है, मास्टर है फैमिली का, वही सारे डिसीजन लेगा, विमेन्स को हम वीकर उसमें लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, लेकिन ये एक अनडिजायरेबल वैल्यू है। डाउरी की बात करें हम, दहेज प्रथा की बात करें हम, या आप देखते हो अभी भी शादियों में कितना पैसा हम वेस्ट करते हैं, कितना खाना वेस्ट होता है। हमको लगता है कि जितनी सुंदर, मतलब जितना पैसा लगाएंगे मतलब सोसाइटी में हमारी इमेज बनेगी, हम चीजों को कंजर्व नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी एक धारणा है, एक आइडिया है जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती, बट दे आर अनडिजायरेबल वैल्यूज। समझ में आ रहा है? आप समझ में आया कुछ? तो अब आप इसको लिख पाओगे अगर पेपर में कभी आपको दिया रहता है कुछ स्टेटमेंट तो। वैल्यू पता चल गया, वैल्यू की डेफिनेशन एकदम याद रखोगे। देखो क्लास, एक चीज याद रखो, मैंने कल तुम लोगों को एक फ्लो चार्ट बना के बताया था, तो उस फ्लो चार्ट को तो तुम लोग जरूर बनाना। देखो इसलिए ना, क्योंकि एग्जाम में जब भी पढ़ोगे आप तो आपको यही हेल्प करेगा। यहाँ पे आपने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, अब ये आप अपनी तरीके से बना लोगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। सोसाइटी, बल्कि मैं कहूंगी यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, सब लिख लेना ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो, वो आपका एथिक्स हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जब वैल्यूज की भी अब आप बात करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक कैटेगरी होती अनडिजायरेबल वैल्यूज, और अनडिजायरेबल वैल्यूज में आप इस तरीके की वैल्यूज को लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपके दिमाग में चीजें हमेशा बैठी रहेगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, कंसिडरिंग विमेन एज अ वीकर सेक्स, डाउरी, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टैक्स इन्वेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सब भी चीजें लिखिएगा। कल मैंने आपको एक चीज बताया था, जब भी आप पेपर लिखोगे एथिक्स का तो आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके स्टिक नहीं रहोगे कि भाई बस मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करूंगा, विमेन एजुकेशन की बात करूंगा, नहीं। आप अपने आंसर को हर फील्ड में दिखाओगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने अनडिजायरेबल वैल्यूज की बात की है तो यहाँ पे हमने टैक्स इवेजन की भी बात की है, अवॉइडेंस की भी बात की है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो लैक ऑफ वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन, हमने वेस्टेज ऑफ फूड्स की भी बात की है, हमने लैक ऑफ कंपैशन की बात की है एनिमल्स के प्रति, वीकर सेक्शन के प्रति, फिर इसी तरीके से हमने लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर की भी बात की है। तो आपने देखा हमने कितना डाइवर्सिफाई किया है इस टॉपिक को, दिखा आपको ये चीज? हाँ, इसी तरीके से आप भी जब लिखोगे क्लास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हमेशा आपको लग रहा होगा कि मैम आप बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रही हैं, मैं हर क्लास में ये चीज रिपीट करूंगी, मैं हर क्लास में आपसे कहूंगी कि आप ऑथेंटिकेटेड सोर्स को देखो। ऐश्वर्या मैम की बातों पे चलो मत जाओ, कौन ऐश्वर्या मैम, मैं नहीं जानता। आप अपना यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने पास रखो, आप अपने सिलेबस को अपने पास रखो। अब इससे ज्यादा तो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उन सोर्सेस को कंसिडर करो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उन दोनों चीजों को कोरिलेट करो, और आप देखो क्या जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कोई रेलेवेंस है कि नहीं, कि मैं 1 घंटे बर्बाद कर दे रहा हूँ। ये चीजें आपको करनी है, चेक एंड बैलेंस। खाली पार्लियामेंट वाली बात मत करो, यहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखो। कोई डाउट होता है तुरंत पूछो कि मैम नहीं समझ में आया, मैम इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों आप ये टॉपिक पढ़ा रही? हाँ बताओ बताओ। तो ये डेफिनेशन है, ये तो सिर्फ पॉजिटिव वे में है ना जो आपने बताई? नहीं देखो, concept। ये है ना, यहाँ पे हमने ये तो पॉजिटिव सेंस में। अच्छा ये बताओ, जैसे कास्ट सिस्टम था
तो हमने बोला कास्ट सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था। तो अगर किसी को पता होता पुराने जमाने में कि भाई कास्ट सिस्टम गलत चीज है, तो वो ये चीज नहीं करते। हम सोसाइटी में क्राइम भी करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है वो चीज सही है। समझने की कोशिश करो। हमारे हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर आपके यहाँ अभी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करते हैं, क्यों? इसके पीछे रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा पैदा हुए थे, इंसान कभी भी बुरे नहीं पैदा होते हैं, अच्छाई सब में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो सोचने का तरीका है ना, जब मैं आपको एटीट्यूड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। जो गर्ल चाइल्ड है उसको हम हमेशा एक लाइबिलिटी की तरह देखते हैं गर्ल्स चाइल्ड को, ठीक है? एक लड़की है, जैसे पैदा हुई, भाई दहेज देना पड़ेगा, कौन पढ़ाएगा? मत पढ़ाओ, सीधे दहेज देना ही पड़ेगा, शादी में तो पैसा कलेक्ट करके रखो, दहेज दे देना, शादी कर देना बेटी की। लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी है। और मेल चाइल्ड होता है तो उसको हम क्या समझते हैं? ये हमारा एसेट है। तो अब आप समझो कि कभी भी जब एक इंडिविजुअल है, आप उससे पूछ रहे हो तुम्हारी वैल्यूज क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी वैल्यूज गलत वैल्यूज है या मेरी वैल्यूज जो है वो अनडिजायरेबल वैल्यूज है। उसके लिए वो सब चीजें सही ही होंगी। जैसे एक समय सती प्रथा जो था, वो सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करती थी, तो उस समय अगर आप कहो कि वो चीज गलत थी तो उनको ये चीज नहीं समझ में आती। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था क्योंकि उनको पता नहीं था, वो दूसरा साइड नहीं देखना चाह रहे थे चीजों का। समझ में आ रहा है? तो निगेटिव नहीं आप बोलोगे वैल्यूज को, लेकिन हाँ, जो वैल्यूज है वो अनडिजायरेबल वैल्यूज भी हो सकती है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? आप यहाँ डेफिनेशन में कभी ये नहीं लिखोगे वैल्यूज आर द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर आर बैड। अरे भाई, बैड है तो वो वैल्यू ही नहीं कहलाएगी। हाँ यस मैं यही पूछ रही थी। हाँ हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा, तो उसको बैड नहीं कहेंगे हम, ठीक है? ये चीज अब हो सकता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो लोगों का, वो चीज दूसरी है। तो समझ में आया? दीज वैल्यूज। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम अगर ये बैड वैल्यू नहीं है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी तो होता है ना बाद में। नहीं तो नहीं, देखो, अब आप समझो मैंने आपको क्या बोला। जब भी वैल्यूज की बात करोगी, वैल्यूज, तो आप ये नहीं कहोगे बैड वैल्यू। अगर आप सामने वाले से कहोगे कि योर वैल्यूज आर बैड, इसका क्वेश्चन क्या था? इसने कहा कि मैम डेफिनेशन में आपने एक खाली पॉजिटिव कंटेक्स्ट में इसको डिफाइन किया, जैसे गुड, राइट, एथिकल, मॉरल एंड देयरफॉर डिजायरेबल। समझ में आ रहा है? एक समय था सती प्रथा क्यों होता था? क्योंकि लोगों को लगता था अगर हस्बैंड मर गया है तो बेचारी औरत को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसको भी उसी समय सती करा दो तो वो भी स्वर्ग चली जाएगी अपने पति के साथ। तो उन्होंने उस चीज को डिजायरेबल माना था। समझ में आ रहा है? और वो चीज डिजायरेबल थी, औरत को भी स्वर्ग भेजना था, इसी वजह से उसको जला दो। तो आपने क्या कहा? आपने उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप जब आगे बढ़े, आपको लगा नहीं, ऐसे कैसे आप किसी इंसान को जिंदा कैसे जला सकते? आपने अपने लॉजिक से उस चीज को क्या किया? आपने उसको काटा। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आया? समझ में आया? यस आया ना? तो ये नहीं बोलेंगे ना, कोई ये थोड़ी बोलता कि मेरे जो वैल्यूज है ना वो वेरी बैड वैल्यूज, आई हैव वेरी बैड वैल्यूज, ऐसे थोड़ी बोलते तुम। क्वेश्चन, हाँ मतलब ये प्रोहिबिशन ऑफ सती का हाँ। बिल पास हो गया, ये मतलब कानून बन गया, हम्म। तो मैम उसके बाद जो लोग ये इसको प्रिजर्व करने के लिए वो कर रहे थे, तो सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो मैम एथिकल था कि नहीं कानून आने के बाद? नहीं, कानून आने के बाद एथिकल नहीं रहेगा वो। कानून आने के बाद एथिकल नहीं रहेगा कोई भी चीज। अगर आप लॉ को ब्रेक करते हो वो तो क्राइम हो गया ना, और जहां क्राइम होगा वहां एथिक्स कहां से आएगा? ठीक है, समझ में आया? ओके चल ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी 2020 में ही हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है? वैल्यूज आ गई। दीज वैल्यूज कैन कम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द सब कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन। अ सोसाइटी कैन हैव ऑल ऑफ द वैल्यूज इट वांट, बट इफ इट डज नॉट हैव a way to enforce those values, then having a values means nothing. अब इस चीज को अंडरलाइन करो, समझने की कोशिश करो। जब तक भी किसी भी चीज का इन्फोर्समेंट नहीं होगा तब तक वो चीज आपकी लागू नहीं होगी। जैसे इन्होंने बोला कि मैम लॉ आ गया, तब जाके कहीं ना कहीं सती प्रथा पे रोक लगी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डर आ गया। समझ में आ रहा है? लोगों के अंदर डर आ गया।
और ये बहुत जरूरी चीज है क्लास, समझिए। आपने कहा आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप समझ रहे हैं चीजों को और आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 80% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो डर के मारे चीजें नहीं करती है, इसीलिए तो पनिशमेंट दिया जाता है, इसीलिए पनिशमेंट दिया जाता है ना। तो वैल्यूज को फॉलो करने के लिए भी सोशल कंट्रोल होना जरूरी है। अब ये सोशल कंट्रोल समझते हैं आपके बचपन से। बचपन में मम्मी ने कहा कि बेटा गीले पैर बिस्तर पे नहीं चढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, मम्मी ने कहा गीले पैर बिस्तर पे नहीं चढ़ते हैं, या फिर मम्मी ने कहा सुबह उठते ही नहा लो, उसके बाद 1 घंटे पढ़ाई करो फिर स्कूल जाओ। पहले दिन आपने नहीं फॉलो किया, नहीं नहाया, पढ़ाई भी नहीं किया, आराम से सो रहे, स्कूल भी नहीं गए। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है प्यारा सा छोटा सा, अभी छोटा है रहने देते हैं। दूसरे दिन मम्मी ने देखा फिर बदमाशी, वही स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। तीसरे दिन मम्मी आई, कहीं सुनो, कान पकड़ के घर के बाहर निकाल देंगे, एक समय का खाना नहीं देंगे तुमको, सब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आपके अंदर डर के मारे वो वैल्यू डेवलप कर गई, आप अगले दिन ही मम्मी के डर से सुबह उठते हो ना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है। बचपन में बोला जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सबसे पहले पेरेंट्स जो ये स्टेटमेंट होता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो अपने बच्चे के लिए ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर कुछ वैल्यूज डालना चाह रहे हैं, इनकलकेट करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ये वैल्यूज आए। तो यहाँ पे जब भी वैल्यूज की हम बात करते हैं, सोसाइटी में आपके वैल्यूज का इन्फोर्समेंट भी बहुत जरूरी है, और इस इन्फोर्समेंट के लिए हम नॉर्म्स की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। तो एक बार यूपीएससी ने सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2020 का ही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉज एंड द रूल। दिख रहा है आपको? एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉज एंड द रूल। और मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं बताऊंगी तो आप सभी को इसका आंसर पता है। एंड डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। देखा आपको ये क्वेश्चन? देखा आपको? हाँ, आप देखो, अब समझो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा वैल्यूज है, लेकिन इन वैल्यूज को इन्फोर्स करने के लिए भी कुछ चीजें होना चाहिए, मतलब हम सोशल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए मेनली हम 2 सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, नॉर्म्स एंड लॉज की, ठीक है। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं? देखो, घर में तुम्हारे कुछ मम्मी ने रूल्स बना दिए, कुछ नॉर्म्स बना दिए कि सुबह 5 बजे उठना है, नहाना है, 1 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, हाथ धोना है, खाना खाना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर खेलने जाना है, फिर जल्दी से सो जाना है, और बीच में बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करनी है। तो ये मम्मी के बनाए हुए रूल्स थे, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताओ? घर पे जब मम्मी का कहना नहीं मानते थे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता था ना? पिटाई होगी। अरे बोल दो, इतना क्या शर्म आ रहे हो यार। हाँ, पनिशमेंट मिलता था, मम्मी मारती थी, हाथ पकड़ के खड़ा कर देती थी। लेकिन पुलिस तो अरेस्ट करने नहीं आती थी ना, कुछ ऐसा कोई ये तो नहीं कहता था तुमने क्राइम कर दिया है और अब आपको जेल भेजा जाएगा या अरेस्ट किया जाएगा आपको, ऐसा कुछ तो नहीं होता था ना। तो पापा को बता देते। हाँ, पापा 2-3 लगा देते थे, या तो बड़ा भाई बड़ी बहन मिल जाता था, समय मिल जाता था, अरे वाह आ जाया है हाथ में, ले 2-3 मुक्की। मम्मी मैं तो बता रही थी, पढ़ ही नहीं रहा था, देखिए कितने कम मार्क्स आए हैं, पढ़ता नहीं है, समय ही नहीं है पढ़ाई के लिए, दिन भर बदमाशी। आपके बनाए हुए मम्मी एक भी चीजों को, रूल्स को, एक भी नॉर्म्स को ये नहीं फॉलो करता है मम्मी, इस वजह से मार खाया है। तो जब भी हम नॉर्म्स की बात करते हैं, आप समझिएगा ये एक जेनेरिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता है, समझ में आ रहा है? ये एक जेनेरिक, समझिएगा, जेनेरिक आपकी मम्मी ने बनाया आपके घर के कुछ नॉर्म्स, आप कल कॉलेज जाओगे, कॉलेज के कुछ नॉर्म्स होंगे, समझ में आ रहा है? आप अपने ड्यूटी पे जाओगे, वहां के कुछ नॉर्म्स होंगे। लेकिन जब भी हम लॉस की बात करते हैं तो वहां पे हम जेनेरिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं करते, वहां पे हम फॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? लॉ जो होता है वो रिटन होता है आपका, नॉर्म्स जो होते हैं वो आपके एक जगह से दूसरी जगह वेरी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लॉस की बात करते हैं तो ये आपके रिटन, फॉर्मलाइज्ड, डिटेल्ड आपके होते हैं, जो कि आपके ऑल ओवर द कंट्री मेनली एप्लीकेबल होते हैं। समझ में आ रहा है? अब ऐसा तो नहीं है
कि यहाँ पे अच्छा चलो अब ये मत कहना कि मैम स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ, बहुत से लॉ होते हैं जो स्टेट में वैलिड होते हैं सेंटर में नहीं वैलिड होते हैं, वही मान लो, मतलब एक इसका वाइडर स्कोप की हम बात कर रहे हैं आपके, ठीक है। ये आपके रिटन होते हैं, ठीक है, दे आर फॉर्मलाइज्ड, समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्म्स की, ये आपके जेनेरिक स्टैंडर्ड होते हैं, आपके घर के कुछ नॉर्म्स हैं, आपके स्कूल्स के कुछ नॉर्म्स हैं, तो वो आपके वेरी करते रहते हैं एंड इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मल कैरेक्टर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ द सोशल कंट्रोल, नॉर्म्स एंड लॉ। अच्छा क्लास, लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं लिख रहे हो, ये मुझे बताओ। लिख रहे हो ना? हाँ हाँ, तो स्लाइड तो आपको मिलेगी ना, आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, जो चीजें आपको बताई जा रही है उसको लिखते भी चले, तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्म्स रिप्रेजेंट अ जेनेरिक, ये स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो, और जब भी आप पेपर में लिखोगे यू विल यूज दिस स्टेटमेंट, जेनेरिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जेनेरिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड डज नॉट हैव अ फॉर्मल कैरेक्टर ऑल्दो इट डज हैव अ मॉरल कैरेक्टर। समझ में आया इस लाइन का मतलब? यस मैम। इट विल हैव अ मॉरल कैरेक्टर ना, घर में सिखाया जाता है झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, सुबह जल्दी सो, रोज नहाओ, मतलब वो चीजें आपको, वैल्यूज आपको सिखाई जाती है, ठीक है। द लॉ, लॉ क्या है आपका? लॉ इज अ रिटन फॉर्मलाइज्ड, ये कुछ स्टेटमेंट्स है, दीज आर द कीवर्ड्स, यू हैव टू राइट दीज कीवर्ड्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, तो इसी वजह से मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज आर द जेनेरिक स्टैंडर्ड ऑफ द कंडक्ट, whereas the law is the written, formalized and detailed norms that protect the faculty of an individual and देखो in a strict sense ये स्टेटमेंट आप देखो to be compiled with, दिख रहा है क्लास, आपको दिख रहा है? यस मैम। अच्छा अभी मैंने हाइड किया, मुझे लगा कहीं स्लाइड ना हाइड हो गई हो, ठीक है। कितनी चीजें समझ में आई बताओ, कोई दिक्कत? आ गया मैम, नॉर्म्स और लॉ के बीच। हाँ ठीक है, अब देखो अभी तक हमने कितना बताया आपको, क्या क्या चीजें बताई, मैं चाहती हूँ एक एक चीज आपकी क्लियर होती चले, अभी मैं इसको भी बता रही हूँ आपको। ये स्लाइड आप अपने पास रखोगे, अपने नोटबुक में लिख लेना, एथिक्स मॉरल, ठीक है। एथिक्स की अगर हम बात करें, लिखने का मन करेगा, इट इज डिराइव फ्रॉम द, हाँ बोलो। आप ये पीडीएफ शेयर करेंगे? हाँ हाँ, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ओके मैम। ठीक है, चलो एथिक्स समझ में आया, मॉरल, हाँ हाँ मैम आपने डेफिनेशन में ये कहा है कि जो मॉरल कैरेक्टर है, हाँ, कि जो नॉर्म्स का वो जेनेरिक स्टैंडर्ड कंडक्ट है और मॉरल कैरेक्टर है, तो हमने आपने जो कल पढ़ाया तो उसमें ये था कि जो मॉरल वैल्यूज है वो थोड़ी इंडिविजुअलाइज और सब्जेक्टिव होती है। हाँ, तो इसमें जो हम कलेक्टिवली इसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे मॉरल कैरेक्टर को। हाँ, अच्छा तो तुम यहाँ पे कहना चाह रही हो कि इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव में कैसे नॉर्म्स में ये मॉरल कैरेक्टर कहाँ से आ गया? देखो अच्छा मुझे ये बताओ, अब ध्यान से सुनना, मैंने तुमको क्या बताया, हमने एकदम फैमिली की बात की, ठीक है, फैमिली की बात की। फैमिली में हमने कहा कि एक मदर हमेशा क्या करना चाहती है, अपने बच्चे में एक अच्छी वैल्यूज डालना चाहती है। तुम्हारी मॉरल वैल्यूज क्या है बताओ? जो घर पे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, जैसे क्या पहले बचपन में सबसे पहली सीख मम्मी ने क्या दी थी? सबसे पहले तो याद नहीं, बट हाँ कलेक्टिवली ये याद है कि रिस्पेक्टफुल होना एल्डर्स के टुवर्ड, और हमेशा अपने छोटे और बड़ों को अच्छे से गुड ट्रीटमेंट देना, और शेयरिंग with your siblings and with your loved ones, and honesty, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ये सारी चीजें। तो ये जो तुम अपनी वैल्यूज की, मॉरल वैल्यूज की बात कर रही हो, इन मॉरल वैल्यूज को सीखने के लिए क्या कभी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली घर में? मिली है। मिली है ना, तो समझ में आया? सही बताना, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही थी तुमको? देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर छिपा हुआ था जो तुम पूछ रही थी, तो यही है ना, इसी वजह से हम सोशल कंट्रोल की बात करें, हम एक मदर के कंट्रोल की बात करें, किस तरीके से मदर अपने चाइल्ड को कंट्रोल करती है। अब वो डर से
डांट से या पनिशमेंट से, किसी भी तरीके से कंट्रोल करके वो क्या कर रही है, इन वैल्यूज को इनकलकेट कर रही है उसके अंदर, उसके मॉरल कैरेक्टर को डेवलप कर रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द लॉज एंड द रूल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा जब भी लॉज की हम बात करेंगे तो कानून बोलते हैं ना हिंदी में, एंड यू हैव टू फॉलो द कानून। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा आज मन नहीं है कानून को फॉलो करने का, या आज मेरा मन नहीं है लॉज को फॉलो करने का, ऐसा कह सकते हो कि आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बहुत थके हुए हैं, आज जो भी लॉज बने हैं सारे लॉज को ब्रेक कर देंगे और किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं, मन मर्जियां करने वाले, ऐसा कुछ तो कभी थॉट तो आता नहीं होगा। अगर आता है ना तो रुक जाना, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। क्यों पनिशमेंट मिलेगी, क्यों पनिशमेंट मिलेगी, कौन पनिशमेंट देगा, कानून, कानून तो अंधा है। अच्छा ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक, देखिए जब भी हम लॉ की बात करते हैं ना, दीज आर द डायरेक्शन यू हैव टू फॉलो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो आज मन नहीं है तो लॉ को नहीं फॉलो करूंगा, बट बोला जाता है रूल्स आर मेंट टू बी ब्रेक। रूल्स तो बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए, सुना होगा ये स्टेटमेंट, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रेक। अरे मम्मी के बनाए हुए रूल्स को तोड़ो, क्यों क्यों, क्योंकि आपको पता है आपकी माँ है, ऐसा नहीं है कि आपको सलाखों के पीछे बंद कर देगी या जेल में ले जाके बंद कर देगी या तो फांसी के फंदे पे चढ़ा देगी, ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी हम लॉज की बात करते हैं तो अपने दिमाग में याद रखिएगा, दीज आर द डायरेक्शन यू हैव टू फॉलो एंड दे आर नॉट रिकमेंडरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको फॉलो कर रहे हो नहीं फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो इट। दीज आर डायरेक्टिव इन नेचर, और उसको इनैक्ट कौन करता है, जो भी सॉवरेन होता है। सॉवरेन कौन है, कौन है सॉवरेन, स्टेट है सॉवरेन, गवर्नमेंट है सॉवरेन। ठीक है, जो जुडिशरी बना रही है, लॉज बना रही है, समझ में आया। तो लॉज को कौन बनाता है, हाँ ये चीज याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, द लॉज ऑफ द नेशन ऑपरेट विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ये सब चीजें अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखा है जब रूल्स की हम बात करते हैं, जो रूल्स होते हैं दे आर सेट बाय द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बाय द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसी वजह से आप रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉज दे आर इनैक्टेड ओनली बाय दोज हु एक्सरसाइज सोवरेनिटी और लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया ये स्टेटमेंट आपको? यस मैम। चलिए, तो जो रूल्स तोड़ने के लिए जो वो मिलती है पनिशमेंट, वो लॉफुल नहीं है, इसका मतलब वो लॉ तोड़ने के लिए जो पनिशमेंट मिलती है वो सही है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों, मम्मी ने मारा तो क्या मम्मी को जेल में भेज दे वो? हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपके कॉलेज, पहले कॉलेज चलो स्कूल की बात करते हैं, वहां पे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स को ब्रेक कर रहे हो तो तुम ये कहोगे कि मैम क्या हुआ, आप ही ने तो बताया था कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भाई पनिशमेंट मिलेगी, उसमें रूल बुक में लिख दिया जाता है, हाँ एज ए लॉ उसको ट्रीट किया जाता है, तो वो डिस्टिंक्शन कहाँ पे आती है? नहीं नहीं देखो, एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कहाँ करते हैं? अच्छा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी हम, अच्छा ये वेन डायग्राम तुम लोग ने पढ़ा है? तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रूल्स होते हैं उसका जो स्कोप होता है वो लॉज के कंपैरिजन में नैरो होता है, या लॉज का जो स्कोप है वो आपका वाइडर होता है। यस। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके रिटन होते हैं। ठीक है, दे आर द रिटन डायरेक्टिव्स, समझने की कोशिश करिएगा। और इन डायरेक्टिव्स को फ्रेम कौन करता है, इनैक्ट कौन करता है, जो भी सॉवरेन रहता है या लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, समझने की कोशिश करो। लेकिन जब आप रूल ब्रेक करते हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने रूल ब्रेक किया तो वो आपका लॉफुल नहीं होगा, या वहां पे कुछ मैं लॉ ब्रेक कर रहा हूं। देखो क्लास, इस तरीके का आपका डायग्राम हो सकता है, ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये आपके लॉ है, ये रूल है। बहुत से रूल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लॉ भी हो। आपने कहा कि
सड़क पे आपका पूरा लाइन खींचा है और लिखा हुआ है यहाँ पे थूकना मना है, ठीक है, थूकना मना है। और यहाँ पे आपका बोला गया है, एक रिटन उसमें दे दिया गया, अगर यहाँ पे कोई थूका तो उस पे 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर आप वहां पे जाके थूक रहे हो तो वहां पे आप पे चार्ज लिया जा सकता है। बस एक चीज याद रखना जो मैंने आपको यहां पे बताया है, एक मिनट, इस वाली चीज पे, इस वाली स्लाइड पे आप, इसके पहले वाली स्लाइड, यहां पे देखो, जब भी हम लॉ की बात करते हैं, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, दीज आर रिटन फॉर्मलाइज एंड डिटेल्ड नॉर्म्स, दिख रहा है, ये भी नॉर्म्स का ही पार्ट होते, बट दे आर रिटन फॉर्मलाइज एंड डिटेल्ड नॉर्म्स दैट प्रोटेक्ट द फैकल्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इन अ स्ट्रिक्ट सेंस टू बी कंपाइल्ड विद। और इसको इनैक्ट कौन करता है? इसको सॉवरेन जो है आपकी गवर्नमेंट, दीज आर रिटन, जुडिशरी का इसमें रोल रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक स्कूल है, एक कॉलेज है, वहां के अपने रूल्स हो सकते हैं, और आपने अगर यहाँ के रूल्स ब्रेक किए, आपसे बोला गया कि स्कूल के कैंपस में 10 बजे के बाद नहीं घूमना है, तो आपकी प्रिंसिपल आके आपको अरेस्ट नहीं करा देंगे। हाँ, उनकी अपनी पनिशमेंट होगी कि अगर स्कूल कैंपस में 10 PM के बाद घूम रहे हो तो हो सकता है अगले दिन आपको एक दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधे जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। जो रूल्स होते हैं वो हर इंस्टीट्यूशन के अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम लॉस की बात करते हैं तो मेनली जो लॉस होते हैं वो पूरी, अगर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो पूरी कंट्री में वो, अगर कोई एक्सेप्शन ना, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो पूरी कंट्री में आपके वैलिड होते हैं। ये नहीं कि या एक स्कूल के लिए दूसरा लॉ है, दूसरे स्कूल के लिए दूसरा लॉ है। आप स्कूल के कंटेक्स्ट में या फैमिली के कंटेक्स्ट में बात करते हो तो आप लॉ नहीं टर्म यूज करते। कभी सुना मेरे घर का लॉ है, मेरे स्कूल का लॉ है, या मेरे कॉलेज का लॉ है, लेकिन आप कहते हो मेरे घर का रूल है, मेरे स्कूल का ये रूल था, रूल बुक में हमारे लिखा हुआ था किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए हमारा, और अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो किस तरीके की पनिशमेंट हमको मिलेगी। समझ में आया? यस मैम। आया? जो क्वेश्चन था वो समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो फिर से पूछना, एकदम डाउट अपना सॉल्व करके जाना क्लास। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे अरे समझ ही में नहीं आया मैम ने क्या बोला, ठीक है। तो चल, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताया। ये PDF मैं आपको दे दूंगी, इसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा है आपका, द रूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड हैव अ लाइटर कॉन्सिक्वेंस व्हेन ब्रोकन। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपने स्कूल का रूल ब्रेक किया, आपको एक दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, आपको इसके लिए 10 साल के लिए जेल नहीं दी जाएगी। लेकिन जब आप लॉस की बात करते हैं, दे आर इनफ्लेक्सिबल, पूरी कंट्री के लिए, पूरी टेरिटरी के लिए आपका लॉ जो होता है एप्लीकेबल होता है, अगर कोई एक्सेप्शन ना हो। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आपकी पेनल्टी आप पे चार्ज की जा सकती है, इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक कि आपको बहुत कड़ी पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो इस स्टेटमेंट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं हुई ना? बताओ। नो मैम। ठीक है। रूल्स विच पीपल एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन ऑर्डर अप्लाई टू देम इवन आउटसाइड द कंट्री। अब रूल्स है, आपकी मम्मी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब बच्चे, बोला जाता है ना कि एकदम ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई करो, और सुबह सुबह उठते ही पढ़ाई एकदम एकाग्रता के साथ होती है, कुछ भी चीज बोल दिया गया या कोई भी चीज बोल दिया गया कि हमारे यहाँ बोला गया है, मेरी मम्मी अक्सर बोलती हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते। जब दिन छिपता है, जब आपका शाम वाली समय होता है तो उस समय झाड़ू नहीं लगाया जाता, बर्तन नहीं धोया जाता, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी ने उसको अपने रिलीजन से जोड़ा कि अगर शाम को झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी और चली जाएंगी, और वही चीज उन्होंने रूल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कह दिया घर में कोई भी शाम को झाड़ू पोछा या बर्तन नहीं धोएगा। समझ में आया? इस एग्जाम्पल के साथ ये The rules which people accept as a part of their religion order apply to them even outside the country. अब मेरी मम्मी को US से भी भेज दोगे तो मेरी मम्मी कहेंगी शाम को झाड़ू नहीं लगाना है। अब ये थोड़ी पूछेंगी फोन करके कि हेलो इंडिया में क्या अभी शाम हो रही है कि सुबह हो रही है। उनके लिए शाम को झाड़ू लगाना मतलब लक्ष्मी जी का चला जाना, और लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो फिर पैसे घर में नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपने रूल्स को किसके थ्रू बनाया? किस पे? अपने बिलीफ के बेसिस पे बनाया रूल्स को। समझ में आ रहा है? बताओ। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉज की, तो मैंने आपको बताया जो लॉज होती हैं वो जो भी स्टेट है या कंट्री है
उस वहां पे जो सॉवरेन है वो उन लॉज को फ्रेम करता है, ठीक है। और जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो तो आपका जो लॉ है वो चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ पे हो, इंडिया में हो, आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है आप यूएसए चले जाओ, वो रिस्ट्रिक्शंस आप पे ना हो। तो सिटीजन्स व्हेन अब्रॉड आर नॉट गवर्न फॉर द मोस्ट पर्पस बाय देयर नेशनल लॉ। ये भी स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, ma'am. आया ना समझ Yes. में? आ Yes, गया, ठीक है। रूल प्रिस्क्राइब फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिशियल कोर्ट्स अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन दे आर अब्रॉड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बात किया है, हमने रूल्स की बात किया है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर हम ऑफिस के रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके डिकोरम की बात कर रहे हैं। तो अब हम जब डिकोरम की बात कर रहे हैं एज अ आपके ऑफिसर की तरह, तो आपको उन रूल्स को तो बाहर भी जाके फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने किसके रिस्पेक्ट में बात किया था? एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात किया था, हमने रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात किया था। देखो किस तरीके से यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं। एक तरफ हमने कहा है जब भी रूल्स जो होते हैं दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफिशियल कोड्स अप्लाई टू द सर्वेंट इवन व्हेन दे आर अब्रॉड, दे हैव टू फॉलो दैट रूल। अगर आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो आप अब्रॉड में भी आपकी पोस्टिंग है, बट यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे एज अ ऑफिसर अपॉइंटेड है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में आपके कुछ बिलीव्स हैं, आपका कुछ सोचना है, तो वहां पे क्या है आपका रूल जो हमने बात की है वो आपका अपने तरीके से आप सोचोगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई? ये दोनों पॉइंट बताओ, Yes, ma'am. आया ना समझ में? ठीक है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लॉज की बात करेंगे तो आपको पता है लॉज जो होते हैं उसको कौन फ्रेम करता है? दे आर फ्रेम्ड विद इन अ टेरिटरी, और जो भी सॉवरेन है वो उन लॉज को फ्रेम करता है। तो उसकी वैलिडिटी आपकी कब तक रहेगी? जब आप इस टेरिटरी के अंडर रहेंगे, ठीक है, अंदर कहीं पे रहेंगे। हो गया, समझ में आ गया? yes, ma'am. अब क्या करोगे? अब मैम ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, लेकिन मैम हम लिखेंगे नहीं। आप समझा रही हैं, मजा आ रही है सुनने में, मम्मी की कहानियां सुनने में मजा आ रही है, अलग अलग कहानियां, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। लिखोगे नहीं तो फिर क्या होगा? 150 प्लस का जो टारगेट है एथिक्स में वो कभी भी अचीव नहीं होगा। फिर क्या करना? फिर अभी 2 साल का टाइम है किसी के पास 1 साल का टाइम है, फिर कहना सर हमको एक बार और एथिक्स पढ़ना है किसी और फैकल्टी से। क्यों? क्योंकि हमारे पास नोट्स ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? क्लास जो मैं कह रही हूं प्लीज मेरी बात सुनना, हाफ एन आवर ही देना, जितना मन करेगा 15 मिनट्स ही देना, लेकिन अब आपको एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल, लॉज, रूल, नॉर्म्स, ये सब डिफाइन करने आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको डिफाइन करने आना चाहिए। तो आज आप क्या काम करोगे? आप अपनी नोटबुक में इन सब चीजों को लिखिएगा। अगर नहीं लिखोगे सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाने से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डिबेट नहीं करना है पेपर में, ग्रुप डिस्कशन वाला पेपर नहीं है आपका कि देखेगा एग्जामिनर कि भाई कितना अच्छा बोल रहा है कि बच्चा, नहीं, आप लिख क्या रहे हो, ये मैटर करता है। इसी वजह से जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उसको आप पढ़िए और अपनी बुक को बंद करिए जहां से आप पढ़ रहे हैं, फिर उसको लिखना शुरू करिए। और इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि मैम आप हमको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। नोट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर कोई टॉपिक नोट्स में नहीं समझ में आता है, तुमको लगता है कि मैम इसको किसी और जगह से अगर आप हमको रिफर कर सकती हैं तो वो भी आप हमें बताएंगे। जो भी डाउट होगा सब एकदम आराम से पूछना। अब चल, हाँ पूछो। मैम हम ये बोल सकते हैं दैट लॉज आर रूल्स बट रूल्स आर नॉट लॉज। हाँ तुम कह सकती हो, ये चीज कह सकती हो, ठीक है। चल अब हम कुछ वैल्यूज की आज बात करेंगे। हमने वैल्यूज की बात कर ली, अब हम कुछ वैल्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनेस्टी की। सच बोलो। आप सबको सच बोलना आता है? आता है ना? बचपन से सच बोलते आ रहे। मैम झूठ तो हमने बोला ही नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उससे बोला कि तुम झूठ कब बोली हो, तो उसने मूवी का डायलॉग था एक कोई कि बस एक बार एक झूठ मैंने बोला है। कब? जब एक बच्चे का सिक्का खो गया था तो मैंने उसको अपने जेब में से एक कॉइन निकाल के दिया और कहा बेटा ये तुम्हारा कॉइन है। बस एक बार वही झूठ बोला था, उसके बाद मैंने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोलते ना तुम लोग? बोलना तो पड़ता ही है। पड़ता है। अरे मैम झूठ बोलना, कृष्ण जी ने कहा है
कि अगर किसी झूठ से किसी का भला हो जाए तो झूठ बोलो, क्या दिक्कत है? गीता में कहा गया है। तो हम तो भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए झूठ बोल देते हैं कभी कभी। तो देखो, हम 2 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, आराम से समझना, ध्यान से समझना। पहला ऑनेस्टी, दूसरा इंटेग्रिटी। ठीक है, ऑनेस्टी की जब भी हम बात करते हैं तो मेनली हम क्या बात करते हैं? इट डील विद द वर्ड्स, मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं, आप ट्रुथफुल हो कि नहीं। समझ में आ रहा है? जब भी हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, हम ट्रुथफुलनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटेग्रिटी की बात करेंगे, ध्यान से समझना, एक डायग्राम आपको दिखाती हूं यहां पे, इससे समझो। जब भी हम इंटेग्रिटी की बात करेंगे, यहां पे देखो, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, तो यहां पे आपको दिखेगा बिलीव लिखा है, वर्ड्स लिखा है और एक्शन लिखा है। दिखा 3 स्टेटमेंट। देखिए क्लास, जब भी मैं खाली ट्रुथफुलनेस की बात करूंगी, ध्यान से सुनना, जब मैं ट्रुथफुलनेस की बात करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वर्ड्स, तो आप कह सकते हो हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब हम बिलीव, वर्ड्स और एक्शन तीनों में ट्रुथफुलनेस की बात करते हैं, तब हम उस वहां पे इंटेग्रिटी की बात करते हैं। अब आप समझिए, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं करता क्या हूं और मैं बोलता क्या हूं, इन तीनों में जब सिमिलैरिटी होती है तो हम कहते हैं एक इंडिविजुअल इंटेग्रिटी शो कर रहा है। एक एग्जाम्पल से समझो, आप हो, ठीक है, आप हमेशा सच बोलते, मुझे पता है आप लोग सच बोलते, लेकिन गलती से एक दिन मेरा आईफोन रखा था और आपसे मेज पे से स्लिप कर गया और टूट गया। मैंने कहा मेरा आईफोन किसने तोड़ा? आप डर गए, आपने कहा मैम मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी जस्ट रूम में एंटर किया। आप एक ऑनेस्ट हो, आप सच बोलते हो, लेकिन उस दिन जब मैंने गुस्से में पूछा कि मेरा आईफोन किसने तोड़ा, आप डर गए, आप चुप रहे, आपने कहा मैम मैं तो अभी ही एंटर किया। लेकिन अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी होती तो आपको पता था कि उस रूम में कोई नहीं है, मैं झूठ बोल भी दूंगा तो मैम को नहीं पता चलेगा, लेकिन तब भी आपने बोला सच। आपने कहा मैम गलती से मेरे हाथ से लग गया, आपका आईफोन गिर गया और टूट गया। क्लास देखिए, एक और एग्जाम्पल दूंगी, समझिए। जब भी हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जरूरी नहीं है जो इंसान ऑनेस्ट हो वो इंटेग्रिटी भी शो करे। एक ऑनेस्ट पर्सन जरूरी नहीं है इंटेग्रिटी शो करे। कैसे? आप ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हुई तो हो सकता है आप गलत भी बोल दो। आप ऑनेस्ट हो, मैंने आपसे पूछा कि अच्छा तुम लोग कल आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, डाउरी पे तुम लोग का क्या थॉट है? तुमने कहा मैम डाउरी लेना बहुत गलत बात है मैम। नहीं नहीं नहीं, मैं तो 1 पैसे की डाउरी नहीं लूंगा। अब इसी साल यूपीएससी क्रैक हो गया, ट्रेनिंग वेनिंग करके आए, पोस्टिंग वोस्टिंग हुई, पापा कहे बेटा बेटी दोनों को बोलना है, बेटियों को भी दहेज मिल रहा। सुनो बिटिया, शादी आई है, 5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, 6-7, अरे 5 करोड़ क्यों, 10 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। अच्छा पापा, पापा दहेज लेना तो गलत बात है, लेकिन ले लिया जाए, क्या करना है? तो वो आप ऑनेस्ट थे, आप कह रहे हो कि डाउरी जो एक एक्ट है ये गलत चीज है, लेकिन आप उसको अपने बिहेवियर में नहीं शो कर रहे, आप उसको अपने एक्शन में नहीं शो कर रहे हो। समझ में आया? कुछ समझ में आया? आप ऑनेस्ट हो, मैंने अभी भी आपसे पूछा कि क्या डाउरी सही है, आपने कहा नहीं मैम डाउरी लेना गलत बात है, करप्शन गलत बात है, ठीक है, आप पार्शियल हो, गलत बात है, लेकिन आप अपने एक्शन में ये सब चीजें शो कर रहे हो, तो मैं कहूंगी आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, बट यू आर नॉट शोइंग द इंटेग्रिटी। तो जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, इंटेग्रिटी shows a consistency to what one thinks, what one preaches और what one says and what one does। समझ में आ रहा है हम किस तरीके से क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं? बताओ, कुछ समझ में आया? यस या नो बोलो, अभी और एक्सप्लेन करूंगी, बताओ। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें, आपने सोशल रिफॉर्म में पढ़ा होगा इनके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो इन्होंने विडो रीमैरिज से रिलेटेड रिफॉर्म किया था ना? Yes, हाँ, तो
देखो Yes, ma'am. कहीं ना कहीं ये मानते थे कि जो विडोज हैं उनको भी शादी करने का अधिकार है, ये उनका सोचना था, बिलीफ था, ठीक है। और इसी बिलीफ को वो प्रीच भी करते थे, लोगों को समझाते भी थे अपने वर्ड्स के थ्रू। और उन्होंने इस चीज को करके भी दिखाया जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की शादी एक विधवा से की। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम कह सकते हैं उन्होंने इंटेग्रिटी शो की, Yes, ma'am. शो की ना। Yes, ma'am. आपने केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री की चीजें बता रही हूँ, किसी को वो तो नहीं लग रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है? No, no, ma'am. हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये जो नाम मैं बोली बहुत मतलब फैमिलियर नहीं हो तुम लोग इन नामों से, ऐसा तो नहीं है? सुने हुए हाँ, सुना है ना। तो जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज की बात की तो उनका बिलीव था कि जो विडोज है उनको भी शादी करने का अधिकार है। वो इस चीज को प्रीच भी करते थे, लोगों को समझाते भी थे, और उन्होंने अपने बेटे की भी शादी एक विधवा से करवाई। तो वहां पे उन्होंने इंटेग्रिटी शो की। अब केशव चंद्र सेन के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा कि केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी, मतलब वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक मतलब बड़े आदमी से करा दी थी। उनकी बेटी छोटी थी, छोटी उम्र में उन्होंने कर दिया। तो उनका जो एक्शन था वो उनके बिलीव और वर्ड्स से अगेंस्ट था। उन्होंने उस चीज को परफॉर्म नहीं किया ना, उन्होंने उस चीज को किया तो नहीं। तो ये चीज आप याद रखिए। ऐसे अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, गांधी जी की अगर हम बात करें, तो गांधी जी ने हमेशा नॉन वायलेंस की बात की, ठीक है। चाहे सिचुएशन कितनी भी बिगड़ जाए, कितने भी डंडे गांधी जी को पड़ जाए, कितनी भी मार पड़ जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, आमरण अनशन करना पड़े उनको, बिना खाए पिए रहेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से अपना जो नॉन वायलेंस सत्याग्रह वाला पाथ है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। तो देखो क्लास, मैं आपको बताना क्या चाह रही हूं, इंटेग्रिटी में सबसे बड़ा चैलेंज कब होता है? जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है। आज मैंने आपसे कहा कि मैम सच बोलना सही है, ठीक है, आप ट्रुथ बोलिए, लेकिन अगर सिचुएशन आपके फेवर में ही नहीं रही तो क्या उस समय आप ऑनेस्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये मैटर करता है। अब आप कल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं, आप पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, आपका अपने सीनियर्स का प्रेशर इतना रहेगा, बहुत से ऐसे काम होंगे जो आपने किया नहीं है, तब भी आप पे ब्लेम डाल दिया जाएगा। उस कंडीशन में क्या जो आपकी वैल्यूज थी, जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, वो वैल्यूज को आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, वहां पे आपका असली इंटेग्रिटी चेक होगा। समझ में आ रहा है? बस एक लाइन याद रखना, जब भी इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं, इफ यू वांट टू राइट डाउन तो लिख भी लो, लिख लो। Excuse me, ma'am. हाँ हाँ, मैम मुझे एक डाउट था, गांधी जी को हम इंटेग्रिटी के एग्जाम्पल में लाइक कोट कर सकते हैं? हाँ, मैम ऑल्दो उन्होंने लाइक उनका नॉन वायलेंस और मतलब सत्याग्रह उनका एक विजन था, बट मैम क्विट इंडिया मूवमेंट में तो ही सेड डू और डाई, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ हिज पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट में तो ही सेज ना कि डू और डाई। यस मैम, उन्होंने कहा डू और सपोर्टेड ही नहीं, सपोर्टेड द वायलेंस। नहीं नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ही सपोर्टेड द वायलेंस। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को एक ऐसा मास मूवमेंट बोलते हैं जिसमें कि लीडर नहीं था, इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट। एंड कहीं ना कहीं गांधी जी को ये पता था, क्योंकि जितने सारे आपके जो लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी ने लास्ट में कहा नाउ इट्स योर टाइम टू लीड द मूवमेंट, ठीक है, डू और डाई। लेकिन उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि मारो पीटो काटो, ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट था ना। देखो इंटेग्रिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस इंटेग्रिटी की आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। गांधी जी ने किसी को मारते हुए कहीं आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में या कहीं पे भी कि गांधी जी ने सामने वाले को 2 थप्पड़ मारा अंग्रेज को? हाँ, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था दे कैन बीट मी, दे कैन मतलब टॉर्चर मी, बट दे कांट चेंज माई थॉट। कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वो मुझे कितना भी टॉर्चर कर सकते हैं बट दे कांट चेंज माई थॉट। वो मेरी बॉडी भी ले सकते हैं बट मेरे सोचने के तरीके को वो नहीं बदल सकते हैं। तो दैट इज इंटेग्रिटी। आपकी सिचुएशन कितनी भी चेंज हो, मैं क्या एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, क्या उन्होंने कभी भी आपने स्टेटमेंट में पढ़ा कि गांधी जी ने एक अंग्रेज को डंडे से मारा या कहीं भी वॉयलेंस आपको दिखा?
उनके बिहेवियर में, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हुई। ठीक है, समझ में आया? चल, वेरी गुड। तो ये बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो एक डेफिनेशन है, लिखो, ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल। ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। एंड देयर मे बी एन एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? मम्मी का डंडा, सीसीटीवी कैमरा, कुछ भी। सामने सीनियर बैठा हुआ, उसने देखा कि तुमने बदमाशी की है और डर के मारे तुमने सच बोल दिया। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो तुम कहते अरे मैम आपका आईफोन तो मैंने तोड़ा ही नहीं था। कमरे में आईफोन जिस कमरे में रखा था वहां पे सीसीटीवी कैमरा था, तुम्हें पता था मैम फुटेज देखेंगे पता चल जाएगा मैंने ही तोड़ा है, इसीलिए मैं बोल देता हूं मैम मैंने ही तोड़ा। तो अब आप समझो, ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल एंड देयर मे बी एन एक्सटर्नल फोर्स जिसके कि डर से आप ऑनेस्ट हो। लेकिन जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की हम बात नहीं करते हैं। इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग यू, हो सकता है कि कोई भी आपको देख नहीं रहा हो, आपने अकेले में वो काम किया, तब भी आप ऑनेस्ट हैं। लिखिए, इंटेग्रिटी इज कंसिस्टेंसी विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग द मॉरल वैल्यूज इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। अब आपके सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, लेकिन यू विल फॉलो द मॉरल वैल्यूज। हाँ मैम प्लीज Can you repeat it? अच्छा, फिर से, इंटेग्रिटी इज कंसिस्टेंसी with respect to following the moral values in all circumstances, in all situation. Integrity is consistency with respect to what one thinks. Integrity is consistency with respect to what one thinks, what one preaches, and what one does. आप इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बिलीव, what one preaches, यहाँ पे वर्ड्स के साथ आप प्रीचिंग भी लिख सकते हो, आप दूसरों को सिखा क्या रहे हो, एंड what is your action। जब इन सब चीजों में आपकी एक कंसिस्टेंसी रहती है तो हम क्या कहते हैं? इंटेग्रिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार और रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से पूरी डेफिनेशन में फिर से एक बार बोल रही हूं। इंटेग्रिटी इज कंसिस्टेंसी विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग द मॉरल वैल्यूज इन ऑल सर्कमस्टांसेस। Consistency with respect to what one thinks or believe, what one preaches, ब्रैकेट में वर्ड्स लिख लो, and what one does, ब्रैकेट में एक्शन लिख लो। तो इस तरीके का आप डायग्राम भी बना लो वहां पे। ये वाला डायग्राम उसी डेफिनेशन के नीचे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ठीक है, हो गया कंप्लीट? किसी को बहुत तेज तो नहीं लगा? नहीं मैम, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ, क्या कंफ्यूजन है बताओ, आराम से बताओ। अच्छा हो गई, क्लियर हो गई। वो कंसिस्टेंसी की वजह से हो गया था। अच्छा अच्छा रिपीट कर। अच्छा ठीक है, ये आपको टर्म समझ में आया ना, कीवर्ड समझ में आया ना जो मैं बताना चाह रही हूँ? अब यहाँ पे आपको जितनी वैल्यूज लिखनी है, मैंने क्या बोला था? फॉलोइंग द मॉरल वैल्यूज इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। तो आपको करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ट्रस्ट, ऑनेस्टी कुछ भी लिखनी है, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी लिखना है, आप सब यहाँ पे लिख के बता सकते हो। ये आपके इंटेग्रिटी के पार्ट है। ठीक है, लेकिन बेस्ट जो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है वो आप इस चीज को ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा जो यहाँ पे मैंने बताया, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। चलो अब थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल, आप सच बोल रहे हो, इट्स वेरी गुड। ठीक है, ऑनेस्टी
में हम क्या बात करें, यू आर फॉलोइंग योर मॉरल वैल्यूज और द वैल्यूज इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, किसी भी तरीके की चीजें। फिर इट डील्स विद द वर्ड्स, मैंने आपको बताया जब भी हम वर्ड्स की बात करते हैं तो मेनली हम ऑनेस्टी की बात करते हैं। आप सच बोल रहे हो, यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन जब हम एक्शन, वर्ड्स और बिलीव तीनों में कोहेरेंस की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्शन में आपके वर्ड्स भी इंक्लूड होंगे, आपके सोचने का तरीका, आपका बिलीव भी इंक्लूड होगा। इन तीनों में कोहेरेंस की हम बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आया समझ में? यहां पे देखो लिखा पर्सन एडरेंस टू द मॉरल कोड, ठीक है। यहां पे जरूरी नहीं है, बट हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेग्रिटी इट इंप्लाइज दैट द पर्सन एडरेंस टू अ मॉरल कोड। यहां पे हम मॉरल कोड की बात करें, मैंने आपको बताया ना, इंटेग्रिटी में आपके बहुत से वैल्यूज इंक्लूडेड होते हैं। इंटेग्रिटी में जितने भी वैल्यूज लिखने हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो सारे वैल्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी अपने में ही एक स्पेसिफिक वैल्यू है। समझ में आया? ठीक है। नॉट मैम कोई किसी को मतलब इंटेग्रिटी है जिसके पास, तो वो डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कहा कि एक आदमी इंटेग्रिटी है मैम उसके अंदर लेकिन वो डिसऑनेस्ट है, तो मैं कहूंगी नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ, आप ऑनेस्ट हो लेकिन आप इंटेग्रिटी नहीं शो कर रहे हो, ये चीज हम कह सकते हैं। एक आदमी जो है, इसका कोई एग्जांपल? आप ऑनेस्ट हो, आप इंटेग्रिटी नहीं शो कर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि ऑनेस्टी, आप हो सकता है आप पे प्रेशर है, सीसीटीवी कैमरा लगा था, इस वजह से आपको पता था कि मैम फुटेज देखेंगी, और मैम जब फुटेज देखेंगी तो मैम को पता चल जाएगा कि मैंने तोड़ा मोबाइल, तो आपने इस वजह से आपने सच बोल दिया। लेकिन अब आपको इंटेग्रिटी की बात होती, सीसीटीवी कैमरा को हटा दो, आप कहते कि मैं सच बोलूंगा, क्या हुआ, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैम मैंने ही मोबाइल तोड़ा। इंटेग्रिटी व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, तब भी आप अपने जो वैल्यूज हैं उसको मेंटेन करके रख रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे हाँ, मैंने अभी आपको बताया इंटेग्रिटी मतलब बेटर वैल्यू है। बेटर वैल्यू सब वैल्यूज ही है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था आप ही के पर्सपेक्टिव में, आप आज मैंने आपको बोला डाउरी के बारे में बोलो, आपने कहा मैम डाउरी लेना गलत है, ठीक है, यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, डाउरी लेना गलत है। अगर सामने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, इट्स रॉन्ग, ठीक है। आप कल एक आईएएस ऑफिसर बन गए, आपने कल भी कहा मैम डाउरी लेना गलत है, ठीक है, आप ऑनेस्ट हो, लेकिन आप डाउरी ले रहे हो, यू आर नॉट शोइंग इंटेग्रिटी। मैम अगर कोई मतलब झूठ बोलने को ठीक समझता हो और वो करता भी हो, तो इसकी इंटेग्रिटी हुई ना? नहीं मतलब वो बिलीव भी यही करता है और एक्शन भी यही करता है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? झूठ बोलना कहाँ की वैल्यू है, तुम बताओ। कृष्ण जी की बात मत करना बस। कृष्ण की बात मत करना, कृष्ण झूठ नहीं बोलते थे, कृष्ण झूठ को दबा देते थे। समझने की कोशिश करना, जब आप पढ़ते हो, कभी पढ़ना, मम्मी से पूछना, कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण झूठ नहीं बोलते थे, कृष्ण अपने वर्ड्स के साथ खेलते थे, वो झूठ को दबा देते थे। जैसे एक अश्वत्थामा करके एक स्टोरी थी, कभी मम्मी से पूछना अपने कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा गया और यहाँ पे कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो उनको लगा कि उनका पुत्र मारा गया, और यहाँ पे कृष्ण ने क्या किया, जो पूरे स्टेटमेंट को, आधे स्टेटमेंट को दबा दिया, उन्होंने झूठ नहीं बोला। झूठ बोलना आप, हाँ, दिस इज अ यूनिवर्सल वैल्यू क्लास। आप समझो, आप कहीं भी जाके बोलोगे कि भाई झूठ बोलना मेरे लिए एक वैल्यू है, तो आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो एक यूनिवर्सल वैल्यू हो गई ना, चाहे यूएस में हो, चाहे यूके में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर आप कहीं भी जाके बोलोगे मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, अरे भाई नहीं बोल सकते तुम ये चीज, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बस, जो मैंने आपको बताया, जो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मैम अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट हो तो क्या वो इंटेग्रिटी शो करेगा? नहीं पॉसिबल है। एक ऑनेस्ट पर्सन आपका हो सकता है वो इंटेग्रिटी ना शो करे, लेकिन अगर कोई आपका क्या है, देखो मैंने क्या बोला, हाँ, अगर कोई पर्सन इंटेग्रिटी शो कर रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि वो ऑनेस्ट है। समझ में आ रहा है? समझ में आया जो मैं कहना चाह रही हूँ? देखो यही चीज लिखी है यहाँ पे, नॉट अ गारंटी ऑफ इंटेग्रिटी। इफ यू आर ऑनेस्ट इट डज नॉट मीन दैट यू आर शोइंग इंटेग्रिटी, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो, यहाँ पे जब हम इंटेग्रिटी की बात करेंगे इट इज अ गारंटी ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्शन, बिलीफ और व्हाट यू से, योर वर्ड्स,
तीनों चीज इंक्लूड होती है ना, तो वाइडर चीज हो गई। मैम ये तो एक स्टूडेंट के साथ भी इम्प्लाई करते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, बट कोई शो नहीं कर रहा, मतलब पढ़ भी नहीं रहा है और ये शो कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ तो वो एक झूठ हो गया ना। झूठ हो गया। मतलब वो शो कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट वो पढ़ नहीं रहा है, तो एक हिसाब से वो इंटीग्रिटी शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो पढ़ रहा है तो एक इंटीग्रिटी शो कर रहा है ना स्टूडेंट की लाइफ में। तो आपको क्या लग रहा है, किसके प्रति आप इंटेग्रिटी शो कर रहे हो? मत पढ़ो, क्या करना है, मत पढ़ो यार। स्टडी के अरे यार तुम लोग 18 प्लस हो यार, तुम लोग पास पूरा फ्रीडम है, कोई भी तुमको जबरदस्ती नहीं पढ़ाएगा। अगर मैं तुमको जबरदस्ती पढ़ाऊं, जबरदस्ती तुम्हारी शादी करूं, तो मैं जेल में चली जाऊंगी। मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है क्लास। मैम हाँ ये है कि पापा से पैसे लिए, पापा से कहा पापा 2000 3000 10,000 रुपए दे दो, कोचिंग की फीस भरनी है पापा, ठीक है, 10,000 लेके गए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो। हाँ, तो ये तो डिसऑनेस्टी में आ गया ना, मतलब तब? वही चीज। हाँ मैम हाँ मैम ऑनेस्टी किसी एक्सटर्नल मैम, प्रेशर can की you वजह say- से भी हो सकती है, हाँ। इसलिए वो गारंटी नहीं है इंटेग्रिटी की। आप यही कह रहे हैं? नहीं नहीं, अरे क्लास, मैम कैन यू से एक मिनट इस चीज को, हाँ अभी पूछना पूछना, एक मिनट, जो इसका क्वेश्चन है, अगर देखो फिर मैं बताऊंगी एक बार तुम लोगों को, जब तक क्लियर नहीं होगा। अब रुको तुम लोग, आज इस डायग्राम को थोड़ा क्लीन करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में। हाँ अब देखो, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब वर्ड्स की बात की, समझो, जब मैंने वर्ड्स की बात की और मैंने कहा आप ट्रुथफुल हो, आप ट्रुथफुलनेस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, समझ में आया। अब जब मैं आपसे कह रही हूं आप अपने वर्ड्स के द्वारा भी ऑनेस्ट हो, आप जो सोच रहे हो और एक्शन, इन तीनों में जब कोहेरेंस है, कंसिस्टेंसी है, तब आप इंटीग्रिटी के पार्ट होगे। इसी वजह से मैं कह रही हूं कि जो इंसान ऑनेस्ट है वो जरूरी नहीं है इंटीग्रिटी शो करे। आपने कहा आप मानते हो कि डाउरी लेना गलत बात है, आप मान रहे हो, यू आर ऑनेस्ट, आप कह रहे हो गलत बात है, बट आप कहीं ना कहीं दहेज ले रहे हो एक IAS ऑफिसर बनने के बाद, देन इट इज नॉट शोइंग द इंटेग्रिटी। समझ में आया? किसका डाउट था ये? यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की बात ही नहीं आई। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर वाला टर्म आपने यूज किया है, एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ आप पे एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करके आपसे सच्चाई बुलवाई जा सकती है, लेकिन इंटेग्रिटी की असली चेकिंग कब होती है? व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू, जब कोई भी आपको देख नहीं रहा है, उस समय क्या आप अपने उस तरीके के एक्शन परफॉर्म कर रहे हो? समझ में आ रहा है? व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे तो प्रेशर की बात ही नहीं हुई, एक्सटर्नल प्रेशर की। हाँ अब पूछो, आप पूछो, कोई एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछो। मैम कैन हाँ। यू से वन पर्सन्स ऑनेस्टी इज टू बी स्ट्रिक्ट टू हिज वर्ड्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। फिर से रिपीट करो। One person's honesty is to be strict to his words, belief and actions. अच्छा ये बताओ कि आपको कौन बताता है कि आप सच बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? आपको झूठा कौन कहता है? आप खुद कहते हो कि मैं झूठा हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। तुम बताओ कौन आपको कहता है कि यू आर डिसऑनेस्ट? कोई थर्ड पर्सन कहता है, कोई सेकंड पर्सन जो आपके सामने बैठा है, वो आपकी ऑनेस्टी को डिफाइन करेगा ना, कि आप ऑनेस्ट हो कि नहीं ऑनेस्ट हो। Yes, ma'am. हाँ, अब आपने कहा कि मैम मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि तुम झूठ बोलते हो कि नहीं? हर कोई अपने अकॉर्डिंग सच ही करता है, अच्छा ही करता है। ये तो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं ना, वेदर यू आर सेइंग द राइट थिंग और नॉट, वेदर यू आर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा जो सोचना, मेरा जो करने का तरीका, वही मेरे लिए ऑनेस्टी? नहीं, मतलब मैम दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा। ऑनेस्टी कौन डिसाइड करता है? कौन आपसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो? तुम खुद कहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कभी तुमने सुना है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोलती हूँ। गलत होते हैं तो हमें खुद में रियलाइज होता है हाँ, ना तो कि दैट हम इज गलत कर रहे रियलाइजेशन, हैं। ठीक है, वो आप रियलाइज कर रहे हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो ना कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ और जैसा मैं करता हूँ, वही मेरे लिए ऑनेस्टी।
वही मेरे लिए सच्चाई नहीं। बट मैम अगले बंदे को कैसे पता कि हम झूठ बोल रहे हैं? सिचुएशन क्लास। अब यहाँ पे ये तो वो आईफोन वाली बताई थी अभी आपने। हाँ, तो कुछ आपके पैरामीटर्स होंगे ना लाइफ को लेके, कुछ चीजें होंगी ना, तो वो है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कोटेशंस लिखी है। देखो यहाँ पे पहली कोटेशन क्या लिखी है, ये यूपीएससी ने ये कोटेशन आपको दी थी, ठीक है। ये पूरी कोटेशन आपको पेपर में एज इट इज दी गई थी और इसको एक्सप्लेन करने को बोला गया था। इन लुकिंग फॉर द पीपल टू हायर, लुक फॉर द 3 क्वालिटीज, इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। ठीक है, 3 क्वालिटीज की बात की गई है, इंटेग्रिटी की बात की गई है, इंटेलिजेंस की बात की गई है और एनर्जी की बात की गई है। और बोला है इन्होंने क्या, इन्होंने बोला है कि अगर पहला जो क्वालिटी है आपका, ठीक है, ये किसी एक पर्सनालिटी के, किसी इंडिविजुअल के अंदर ना हो, देन द अदर 2 विल किल यू। फिर से मैं पढ़ती हूँ। इन लुकिंग फॉर अ पीपल टू हायर फॉर 3 qualities, look for a 3 qualities, integrity, intelligence and energy, and if they don't have the first, the other 2 will kill you। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कोई बिना इंटेग्रिटी का बंदा है, उसकी जो इंटेलिजेंस है और एनर्जी है, वो आप जो बंदा हायर कर रहा है उसको बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। क्योंकि वो उसामा बिन लादेन, हाँ, हिटलर, मुसोलिनी, परफेक्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने आंसर्स को लिख के आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उनके पास देखो इंटेलिजेंट थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, हिटलर वॉज अ इंटेलिजेंट मैन। मुसोलिनी की बात हम करें, उसामा बिन लादेन की हम बात करें, हम रावण की बात करें, सब इंटेलिजेंट है, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। इंटीग्रिटी मैम कौन डिफाइन करता है मैम? एक इनहेरेंट क्वालिटी है या मैम ये सोसाइटल जो मतलब चला आ रहा है वो उसके थ्रू वो हुई है, इवॉल्व हुई है? देखो अब एक चीज समझना जो मैं तुमको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे जैसे कुछ चीजें जो होती है वो सोसाइटी में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है इवॉल्व होती है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर हम गांधी जी के ही पर्सपेक्टिव में चीजों को समझे, गांधी जी का जब साउथ अफ्रीका में जब वो ट्रेन से वो ट्रेवल कर रहे थे, वो जा रहे थे, तब जब उनको कोच ने वहां पे जो टीटी था उससे उन्होंने उनको उठा के फेंका ट्रेन से, तब गांधी जी को कहीं ना कहीं चोट लग गई और उन्होंने कहा ये तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है एंड आई हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। उसके पहले गांधी, देखो गांधी महात्मा कब बने, ऐसा तो है नहीं उनके पापा ने पहले से ही महात्मा गांधी, महात्मा वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बने और लाइफ के एक्सपीरियंस में उन्होंने जो वैल्यूज अपने लाइफ में डिफाइन की, उन वैल्यूज को उन्होंने फॉलो किया, ठीक है, तो तब चल के वो महात्मा बने। तो ये चीज जरूरी नहीं है, हो सकता है आप बचपन से ही आप इतने समझदार ही पैदा हुए हो कि आपको हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन पता हो, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आप पहले से ही जानते हो। इट माइट बी द केस, जरूरी नहीं है, हो सकता है भाई आपको, लेकिन जब आप सोसाइटी में रहने लगते हो, आपके अपने एक्सपीरियंस, आपके अपने सर्कमस्टांसेस, आपकी अपनी फैमिली, पीयर ग्रुप, सिचुएशंस आपके अंदर धीमे धीमे इन सब चीजों को डेवलप करने लगती है। समझ में आ रहा है? आया ना समझ में? एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न करते हो ना चीजों को लाइफ में, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, इस कोटेशन को आप लिख सकते हो, इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। ठीक है, आपको कोई भी नहीं देख रहा है तब भी आप सही चीज ही करें। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी, दैट इज इंटेग्रिटी। आप समझ में आ गया होगा? आया ना क्लास? आया ना? इंटेग्रिटी इज टेलिंग माई सेल्फ द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज टेलिंग द ट्रूथ टू द अदर्स। यहां पे दिखा, ऑनेस्टी आप किसके रिस्पेक्ट में हमने बात किया, हमने थर्ड पर्सन के, टू द अदर्स। लेकिन जब हम इंटेग्रिटी की बात करेंगे, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, तब भी आप सच्चाई का साथ दे रहे हो, दैट इज इंटेग्रिटी। इस स्टेटमेंट से भी डाउट क्लियर हुआ होगा? जब आप ऑनेस्टी की बात करें तो मैं आपसे कह रही थी कि ऑनेस्टी, आप ऑनेस्ट हो ये कौन डिफाइन करेगा? चल, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? आज की क्लास के लिए इतना ही रखें, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं वैल्यूज के साथ। अच्छा, मैं आपको बता दूं,
यहाँ पे अभी हम वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको नोलन कमिटी की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस कराऊंगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एथिक्स की वेरियस डायमेंशंस की, वहां पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार वैल्यूज को कवर करा देती हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट हाँ, किया, हाँ। अगर पीडीएफ अभी थोड़ी देर में मिल हाँ, जाए हाँ, मैं अभी तुरंत सेंड कर देती हूँ, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। चलो, मैम कुछ पढ़ के आना है क्या? पढ़ के क्या आना है, जो पीडीएफ था मैंने आपको वो आप करो। देखो, थोड़ा सा ना लिखने की प्रैक्टिस करना है, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, एक बार कोशिश करना कि क्या समझने के बाद आप उस चीज को लिख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। एथिक्स पेपर ऐसा है ना कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, आप सुनोगे भी, मजा भी आएगी, लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्लास। ये एक बहुत मतलब बहुत बिटर ट्रुथ है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है उसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने में मदद मिले, तो आप उन डायग्राम्स को भी ड्रॉ करो। जैसे मैंने आपको बताया, आप इस तरीके का बना सकते हो तो आप बनाइए, जरूरी है, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और किसी का कोई डाउट? यस मैम। हाँ। मैम कल आपने क्वेश्चन दिया था, हम्म। मतलब लाइक डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, हाँ, वो ह्यूमन कैपिटल, हाँ, सॉफ्ट हाँ, हाँ, पावर एंड सोशल। मैम ऐसे क्वेश्चंस को लाइक कैसे स्टार्ट करना और कैसे टैकल करना है? वो मैं आपको लाइक पहले बताऊंगी। एथिक्स, ओके, बाद में। हाँ, नहीं, 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 तुम पूछो, तब भी तुम्हारा डाउट है तो उसको सुनना चाहिए, बोलो। तो मैम ऐसे क्वेश्चंस को लाइक कैसे टैकल करना है? पहले एथिक्स एंड वैल्यूज को डिफाइन करना है, बिकॉज मैम इन क्वेश्चंस में ना इंटरलिंकिंग नहीं हो पा रही है। अच्छा, लाइक ठीक हम है। अपने थॉट्स तो हम कितना भी लिख देना, बट हाँ, हाँ, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है। हाँ, ठीक है, एक काम क्वेश्चन की करेंगे डिमांड को भी क्लास, फुलफिल करना है। एक काम Yes, करेंगे, एक यूनिट आपकी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर एक पेपर डिस्कस करते हैं ओके कि मैम। आप किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैं डिस्कस भी करूंगी, मैंने आपसे बोला है कि मैं आपसे टॉपर्स की कॉपी भी डिस्कस करूंगी कि वो किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं, प्लस हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे कि आप किस तरीके से इसको लिख सकते थे। वो उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है। ओके मैम। चलिए, ठीक है क्लास। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट। लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, बोलो। मैम ये पब्लिक सर्विस एंड सिविल सर्विस में डिफरेंस होता है? वो जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना, हाँ, तो उसमें डिफरेंस दिया था पब्लिक सर्विस एंड सिविल सर्विस में, अच्छा, ठीक है, वो नहीं आ रहा था। उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी बहुत से बच्चे लेफ्ट भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत लोग ने लेफ्ट कर दिया है, तो कल इस क्वेरी को डिस्कस करें, ओके मैम। ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।